नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को 1904 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। तो चलिए समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूज का टाइटल है यू आर स्ट्रांगुलेटिंग दिल्ली सुप्रीम कोर्ट टेल्स फार्मर। चलिए इसे पढ़ते हैं। आप दिल्ली का गला घोट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को किसानों पर कृषि कानूनों के विरोध में शहर यानी कि नई दिल्ली का गला घोटने का आरोप लगाया। जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली एक बेंच किसान महापंचायत द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को जंतर मंतर पर सत्याग्रह पर जाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई थी। आप पूरे शहर का गला घोट रहे हैं और राजमार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। अब आप शहर में प्रवेश करना चाहते हैं और यहाँ विरोध करना चाहते हैं। जस्टिस खानविलकर जमकर बरसे। बेंच ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में कानूनों को चुनौती या विचाराधीन होने के बाद भी किसान संगठनों ने विरोध क्यों जारी रखा? तो क्या न्यायपालिका का विरोध कर रहे हैं? एक बार जब आपने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कानूनों को अपना काम करने दें, इसके बजाय आप विरोध जारी रखें और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करें। आपको हम पर भरोसा करना होगा। जस्टिस खानविलकर ने ऐसा कहा। उन्होंने किसानों से पूछा कि क्या उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक सड़कों पर विरोध स्थलों के पास रहने वाले नागरिकों की अनुमति ली है? क्या आपने आसपास रहने वाले नागरिकों की अनुमति ली है? विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक सड़कों और मुक्त आवाजाही का उपयोग करने का अधिकार है। उन्होंने ऐसा कहा। आप रक्षा कर्मियों की आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं। आपको माफ कीजिए, आप ट्रेनों को ब्लॉक करते हैं और फिर कहते हैं कि आप शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। एक बार जब आप अदालत में आ गए तो विरोध जारी रखने का कोई मतलब, ऐसा उन्होंने कहा। महापंचायत के वकील अधिवक्ता अजय चौधरी ने कहा कि पुलिस ने राजमार्गों को अवरुद्ध किया था, न किसानों ने, जिन्होंने केवल शांतिपूर्ण विरोध करने अपने अधिकार पर जोर दिया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है 100% कट ऑफ फॉर सम कोर्सेज इन डीयू फर्स्ट लिस्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। डीयू की पहली सूची में कुछ पाठ्यक्रमों के 100% कट ऑफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुक्रवार को विभिन्न योग्यता आधारित स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली कट ऑफ सूची जारी की। प्रवेश के लिए सही अंक निर्धारित करने की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए विज्ञान पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले 4 कॉलेजों और कला और वाणिज्य पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले 5 कॉलेजों ने कट ऑफ 100% निर्धारित किया। इन कॉलेजों में अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और बी.कॉम ऑनर्स शामिल हैं। राजनीति विज्ञान में बीए के लिए हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और कंप्यूटर साइंस में बीएससी ऑनर्स के लिए दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, राजनीति विज्ञान में बीए और भौतिकी में बीएससी ऑनर्स के लिए रामजस कॉलेज और बी.कॉम ऑनर्स के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है। जीएस एंड मैरी कॉलेज, जो अपनी कट ऑफ सूची अलग से जारी करता है, ने उन उम्मीदवारों के लिए मनोविज्ञान में बीए ऑनर्स के लिए 100% की आवश्यकता निर्धारित की है जो अपने सर्वश्रेष्ठ 4 अंकों की गणना करते समय विषय को शामिल नहीं करते हैं। इस साल कट ऑफ अधिक होने की उम्मीद थी, जिसमें 70,000 छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 95% से अधिक का स्कोर किया था। 2020 में 38,000 ने 95% से अधिक का स्कोर किया था। इस साल कोविड-19 के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी और परिणामों की गणना का एक उपयोग करके ये परिणाम घोषित किए गए थे। पिछले साल लेडी श्रीराम कॉलेज ने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में 3 पाठ्यक्रमों बीए ऑनर्स के लिए कट ऑफ 100% निर्धारित की थी। इस साल कॉलेज ने समान पाठ्यक्रमों के लिए कट ऑफ 99.75% निर्धारित की है। कॉलेजों में 70,000 सीटों की पेशकश की जा रही है। पिछले वर्षों में विश्वविद्यालय ने 3 लाख से अधिक आवेदकों को देखा है। इस साल 2.6 लाख से अधिक आवेदकों में से 2.29 लाख सीबीएसई परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। कुल आवेदकों में से 1,15,928 दिल्ली से हैं। विश्वविद्यालय ने कहा
कि उम्मीदवार पहली कट ऑफ सूची के तहत 4 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 11:59 के बीच 6 अक्टूबर को आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 6 अक्टूबर की रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों को 7 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक मंजूरी मिल जाएगी और फीस के भुगतान के लिए अंतिम दिन 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे है। 9 अक्टूबर को विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक नोटिस के अनुसार इस दिन दूसरी कट ऑफ सूची जारी की जाएगी। फीस के भुगतान का जिसका अंतिम दिन 13 अक्टूबर होगा। विश्वविद्यालय 5 कट ऑफ सूची जारी करने वाला है, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया 16 नवंबर तक जारी है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में खाली सीटों के खिलाफ विशेष अभियान और विशेष कट ऑफ सूची आयोजित करने का भी प्रावधान। परंपरागत रूप से रिक्त आरक्षित सीटों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया यूजी प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रावत अमरिंदर स्पार एज कांग्रेस क्राइसिस कंटिन्यूज। चलिए इसे पढ़ते हैं। रावत अमरिंदर करार, कांग्रेस संकट जारी। पंजाब कांग्रेस में जारी संकट के बीच पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को आरोप प्रत्यारोप किया, जबकि श्री रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सरकारी बेअदबी, ड्रग्स, बिजली सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने वादों को निभाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दयनीय स्थिति से स्पष्ट रूप से प्रेरित थे। 4.5 साल तक जीत की होड़ में रहने के बावजूद पार्टी ने अब खुद को पंजाब में पाया। एक असामान्य रूप से कड़े बयान में पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए श्री रावत ने कहा कि पूरे राज्य में एक आम धारणा थी कि कैप्टन और बादल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और उनकी एक गुप्त समझ है। पूरा बरगारी मुद्दा कैप्टन अमरिंदर सिंह के भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है जीएसटी कलेक्शंस हिट 5 मंथ्स हाई। तो चलिए इसे पढ़ें। जीएसटी संग्रह 5 महीने के उच्चतम स्तर पर। सितंबर में भारत का सकल जीएसटी राजस्व 1.17 लाख करोड़ को पार कर गया, जो 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि सकारात्मक प्रवृत्ति वर्ष की दूसरी छमाही में और गति पकड़ लेगी। सितंबर का राजस्व एक साल पहले की तुलना में 23% अधिक और सितंबर 2019 के पूर्व महामारी महीने में संग्रह से 27.3% अधिक था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक विकास के साथ चोरी रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी जीएसटी संग्रह में वृद्धि में योगदान दे रही है। मंत्रालय ने लगातार 8वें महीने अनुपालन स्तर या करदाताओं द्वारा दाखिल GSTR 3B रिटर्न की संख्या पर कोई डेटा जारी नहीं किया। हालांकि जनवरी, अप्रैल, मई और जून के महीनों में छोड़े जाने के बाद राज्यवार राजस्व रुझान का लगातार तीसरे महीने खुलासा किया गया। माल के आयात से राजस्व प्रतिशत अधिक था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बीपी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की फॉर टाइप 1 डायबिटिक्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। टाइप 1 मधुमेह रोगियों के लिए बीपी कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कुंजी। अखिल भारतीय अध्ययन में कहा गया है कि लंबे समय तक जीवित रहने में रक्त शर्करा नियंत्रण के साथ नैदानिक मापदंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस स्थिति के साथ लंबे समय तक जीवित बचे लोगों के अखिल भारतीय अध्ययन के अनुसार न केवल रक्त शर्करा बल्कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का भी अच्छा नियंत्रण टाइप 1 मधुमेह रोगियों के जीवित रहने और जीवन की इच्छा गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। माफ कीजिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। भारत के T1D के लंबे समय तक जीवित बचे लोगों को अपनी तरह की पहली रिपोर्ट एक बहुकेंद्रित अध्ययन पीयर रिव्यू जर्नल डायबिटीज टेक्नोलॉजीज एंड थेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित हुआ था। 40 से अधिक वर्षों तक जीवित बचे लोगों की तुलना उन लोगों से करते हैं जो 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहे। शोधकर्ताओं ने पाया कि बचे लोगों में बेहतर ग्लाइसेमिक और रक्तचाप नियंत्रण, अधिक अनुकूल लिपिड प्रोफाइल और गैर जीवित लोगों की तुलना में जटिलताओं का कम प्रसार था। हालांकि उन्होंने कहा अन्य सुरक्षात्मक कारक भी हो सकते हैं जो आगे के अध्ययन के योग्य हैं। बचे लोगों के पास दूसरे समूह की तुलना में बेहतर ऊंचाई और वजन के पैरामीटर भी थे।
T1D वाले व्यक्तियों में मधुमेह के बिना लोगों की तुलना में रुग्णता और अधिक समय से पहले मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और उनकी जीवन प्रत्याशा अनुमानित 15 से 20 वर्षों तक कम हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी सहायता के लिए जीवन रक्षक इंसुलिन भी है। हालांकि T1D के साथ लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना संभव है और T1D वाले 40% यूरोपीय व्यक्तियों के 40 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने की सूचना है। जीवन प्रत्याशा अब लगभग 70 वर्षों तक बढ़ रही है। वास्तव में अध्ययन में शामिल 2 मरीज T1D के साथ 70 वर्षों से अधिक जीवित रहे हैं। डॉक्टर मोहन, डायबिटीज स्पेशलिस्ट सेंटर MSc KV मोहन और प्रमुख लेखक ने ऐसा कहा। अध्ययन में T1D के साथ कुल 127 भागियों को शामिल किया गया था, जिसमें 40 वर्ष से अधिक अवधि के उत्तर और 51 गैर उत्तरजीवी शामिल। बचे 76 लोगों में से 59 DMDSC चेन्नई के समन्वय केंद्र और 17 अन्य भागने वाले केंद्रों मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई से 5, अहमदाबाद से 5, दिल्ली से 3, कोलकाता से 2, मुंबई और नागपुर से 1-1 से 76 T1D बचे लोगों में 58 व्यक्ति मधुमेह के साथ 40 से 49 वर्ष, 12 व्यक्ति 50 से 60 वर्ष और 6 व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक मधुमेह के साथ रहे थे। 9वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार भारत में T1D वाले 95,000 से अधिक बच्चे हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक होने सुना है। अध्ययन बताता है, लेकिन दीर्घकालिक अस्तित्व पर अधिकांश रिपोर्ट अमेरिका और भारत से कोई। यह देखते हुए कि भारत में जीवन प्रत्याशा सामान्य रूप कम है, इस विषय पर निश्चित रूप से ध्यान की आवश्यकता है। जबकि अध्ययन ने रक्त शर्करा, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाया, जो बेहतर अस्तित्व और जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। डॉक्टर मोहन ने कहा कि यह दिलचस्प था कि अध्ययन में लंबे समय तक जीवित रहने वालों में से कई को गहन इंसुलिन थेरेपी निर्धारित नहीं की गई निदान के बाद पहले 10 साल या तो, और वे भी जटिलताओं से सुरक्षित लग रहे थे। उन्होंने कहा यह निश्चित रूप से और अधिक अध्ययन की मांग करता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज कल है, एयर क्वालिटी बॉडी डायरेक्ट स्टेट्स टू वीडियो मॉनिटर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वायु गुणवत्ता निकाय ने राज्यों को निर्माण कार्य की वीडियो निगरानी करने का निर्देश दिया। वायु गुणवत्ता और प्रबंधन आयोग CAQM के एक निर्देश के अनुसार दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के राज्यों में निर्माण परियोजनाओं को ऐसे उपकरण स्थापित करने होंगे जो अधिकारियों को निगरानी करने की अनुमति देंगे कि क्या परियोजनाएं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मानदंडों का पालन कर रही हैं। CAQM दिल्ली, NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों की निगरानी के लिए स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। गुरुवार को एक निर्देश में CAQM ने कहा कि NCR में शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत निर्माण और विध्वंस की सभी परियोजनाओं प्लॉट क्षेत्र पर 500 वर्ग मीटर के बराबर या अधिक से अधिक को अनिवार्य रूप से एक समर्पित पर खुद को पंजीकृत करना होगा। निर्माण गतिविधियों में शामिल लोगों को भी वीडियो फेंसिंग सुनिश्चित करना होगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें साइट पर कैमरे स्थापित करने होंगे जिसमें स्ट्रीमिंग के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से देखा जा सकता है। इस प्रकार अधिकारियों के लिए 24 घंटे अनुपालन की निगरानी करना संभव होगा। उन्हें निर्माण और विध्वंस C&D परियोजना स्थलों पर विश्वसनीय और कम लागत वाले PM2.5 और PM10 सेंसर भी लगाने होंगे। इस तकनीकी बदलाव से न केवल परियोजनाओं के प्रस्तावकों को स्व-लेखा परीक्षा और निर्धारित धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन को प्रमाणित करने में मदद मिलेगी, बल्कि C&D साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी को भी मजबूत किया जाएगा। परियोजना के प्रस्तावकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पाक्षिक आधार पर स्व घोषणा को अपलोड करें। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों SPCB को परियोजना समर्थकों द्वारा धूल शमन उपायों के अनुपालन की सख्ती से निगरानी के निर्देश जारी किए गए हैं। CAQM ने एक बयान में ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, गवर्नमेंट साइंस MOU विद IITD ऑन रोड सेफ्टी। चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार सड़क सुरक्षा पर IITD के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। परिवहन
परिवहन विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली सड़क सुरक्षा 2021 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें सड़क सुरक्षा प्रमुख एजेंसी दिल्ली यातायात पुलिस, IIT दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित सड़क सुरक्षा हितधारकों को एक साथ लाया गया, ताकि दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के लिए एक मजबूत कार्य योजना साझा की जा सके। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ताजमहल होटल में प्रधान सचिव सह परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन को हरी झंडी दिखाई। इस आयोजन में परिवहन विभाग ने दिल्ली में सड़क सुरक्षा परियोजनाओं और नीतियों पर विभाग के साथ काम करने के लिए IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 महीने का सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउ सिंपलर। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता का त्याग अब आसान। गृह मंत्रालय MHA ने उन भारतीयों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है जो अपनी नागरिकता त्यागना चाहते हैं। त्याग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 60 दिनों की ऊपरी सीमा के साथ आवेदकों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। 2015-19 के बीच 6.7 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया। लोकसभा को फरवरी में सूचित किया गया था। 2018 में MHA ने नागरिकता के त्याग की घोषणा के लिए नागरिकता नियमों के तहत फॉर्म 12 को संशोधित किया, जिसमें पहली बार परिस्थितियों या कारणों के कारण आवेदक विदेशी नागरिकता प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता त्यागने का इरादा रखता है। इस विषय से परिचित एक अधिकारी ने कहा कि नागरिकता त्यागने के लिए आवेदनों की संख्या में अचानक कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन फर्जी दस्तावेजों की जांच करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्ष 2015 में कम से कम 1,40,656 भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया, जबकि वर्ष 2016, 2017, 2018 और 2019 में संख्या क्रमशः 1,44,942, 1,27,905, 1,25,130 और 1,06,441 थी। मंत्रालय ने 16 सितंबर को नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन भरने के बाद फॉर्म को डाउनलोड, हस्ताक्षरित और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करना होगा यदि आवेदक भारत में है या निकटतम भारतीय मिशन में है, यदि वह एक विदेशी देश में है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाए। अगली न्यूज का टाइटल है मोदी लॉन्चेस मिशन फॉर बेटर सिटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मोदी ने बेहतर शहरों के लिए मिशन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण शहरी और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य शहरों को कचरों से मुक्त बनाना और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि देश की किसी भी नदी में अनुपचारित पानी नहीं छोड़ा जाए। मिशन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ करते हुए उन्होंने देश को खुले में शौच से मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने के लिए सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों में आए, यहाँ तक कि अगर वे रोजगार पाने में कामयाब रहे तो उनके जीवन स्तर को अक्सर नुकसान उठाना पड़ेगा। श्रमिकों के लिए यह दोहरी मार थी। पहले वे अपने घरों से दूर थे, फिर उन्हें दयनीय स्थितियों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि मिशन शहरों में सुधार करेगा। भारत प्रतिदिन 1 लाख टन कचरे का प्रसंस्करण कर रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा 2 मिशनों के लिए नए चरणों के तहत शहरों की सीमाओं पर कूड़ा करकट का ढेर लगा दिया जाएगा और उसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और उसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पर है। तो आप कहीं पे भी जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज का टाइटल है श्रृंगला बिगिंस 4-day विजिट टू श्रीलंका टुडे। चलिए इसे पढ़ते हैं। श्रृंगला आज से श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। कई बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रगति का आकलन करना और श्रीलंका की
आर्थिक सहायता की आवश्यकता एजेंडे में सबसे ऊपर होगी, क्योंकि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा के लिए शनिवार को कोलंबो पहुंचे। यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि एक विदेश सचिव की यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों, चल रही द्विपक्षीय परियोजनाओं की प्रगति और कोविड से संबंधित व्यवधानों से निपटने के लिए चल रहे सहयोग की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रीलंका भारत की पड़ोस पहली नीति में केंद्रीय स्थान रखता है। इस यात्रा को कोलंबो के पूर्वी कंटेनर टर्मिनल के लिए भारत और जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन को रद्द करने के श्रीलंका के फैसले और त्रिंकोमाली तेल सहित कई अन्य प्रस्तावों में धीमी प्रगति के कारण तनाव में रहे संबंधों को फिर से स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। खेतों संपूर्ण बिजली परियोजना, जिसे सौर परियोजना में परिवर्तित किया जा रहा है, और द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग का विकास। विशेष रूप से नई दिल्ली इस अवधारणा से चिंतित है, जहां भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में बहुत लंबा समय लगा है, वहीं चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं को महामारी के दौरान भी मंजूरी दे दी है। जैसा कि श्रीलंका सरकार के संसद के वोट के साथ $1.4 बिलियन चीन ने इस साल मई में कोलंबो पोर्ट के विकास का समर्थन किया। हालांकि सूत्रों ने कहा कि मोदी सरकार बात से संतुष्ट है कि भारत के पास कोलंबो बंदरगाह एक जगह है। राष्ट्रपति गोटाबाया ने अडानी पोर्ट को वेस्ट कोस्ट टर्मिनल पेशकश है, जिसके लिए गुरुवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा देश और वित्त मंत्रियों और उनके समकक्ष श्रीलंकाई विदेश सचिव एडमिरल जयनाथ कोलंबेज के साथ बैठकों में श्री श्रृंगला ने सुलह प्रक्रिया और उत्तरी श्री को सत्ता के हस्तांतरण के वादों के बारे में मुद्दाओं को उठाने है। लंका, जो 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LT पर युद्ध की समाप्ति के बाद एक दशक से अधिक समय से अधूरा है। इसी के साथ ये समाप्त जाता है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया US टू सेट अप वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा पर कार्यदल का गठन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और अमेरिका सैद्धांतिक रूप से भारत अमेरिका औद्योगिक सुरक्षा संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि यह समूह समय समय पर नीतियों और प्रक्रियाओं को तेजी से संरेखित करने के लिए बैठक करेगा, जो रक्षा उद्योगों को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सहायता करने की अनुमति देगा। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नई दिल्ली में दोनों पक्षों के बीच आयोजित औद्योगिक सुरक्षा समझौते के शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर सहमति बनी थी। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका नेतृत्व क्रमशः भारत और अमेरिका के नामित सुरक्षा प्राधिकरण DSA अनुराग वाजपेयी और डेविड पॉल बगनाती ने किया था। DSA ने रोड मैप तैयार करने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग का भी दौरा किया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एयर मार्शल संदीप सिंह टेक चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चलिए इसे पढ़ते हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह ने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ में कार्यभार संभाला। एयर मार्शल संदीप सिंह ने शुक्रवार को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VCAS का पदभार ग्रहण किया। अन्य नियुक्तियों में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और पश्चिमी वायु कमान को भी नए प्रमुख मिले। सरकार के लिए एक नया मुख्य हाइड्रोग्राफर भी नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल सिंह को दिसंबर 1983 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में IAF उड़ान शाखा में कमीशन किया गया था। वह एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट और एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। इसमें कहा गया है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमानों के संचालन और प्रायोगिक परीक्षण उड़ान में 4400 घंटे से अधिक का उड़ान का अनुभव है। एयर मार्शल BR कृष्णा ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CIS के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। उन्हें 1983 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में कमीशन किया गया था और वह एक योग्य प्रशिक्षक और प्रायोगिक प्रशिक्षण पायलट। एयर मार्शल अमित देव ने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC इन सी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा ने वाइस एडमिरल विनय बधवार से भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला,
जो 30 सितंबर को सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। के साथ न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया इम्पोजेस टिट फॉर टैट ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस फॉर यूके नेशनल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन के नागरिकों पर जैसे जैसे यात्रा प्रतिबंध लगाता है। भारत ने शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों पर पारस्परिक संगरोध उपाय लागू किए। सूत्रों ने कहा कि नए नियम ब्रिटिश नागरिकों पर 10 दिवसीय संगरोध यानी कि क्वारंटीन लागू करेंगे। जिस तरह से यूके ने वर्तमान में पूरी तरह से टीकाकरण वाले भारतीय नागरिकों पर समान संगरोध उपायों को लागू किया है। नए उपाय 4 अक्टूबर से लागू होंगे जब तक कि यूके अपने फैसले को उलट नहीं देता। सूत्रों ने कहा है कि बातचीत के लिए कुछ जगह थी। हालांकि घोषणा ने संकेत दिया कि अधिकारियों के बीच पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान अब तक हुई वार्ता कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने पहली बार 21 सितंबर को पारस्परिक उपायों को लागू करने की संभावना का उल्लेख किया था, क्योंकि यूके ने तब तक संगरोध आवश्यकता में ढील नहीं दी थी। नए नियमों के अनुसार यूके से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को उनके टीकाकरण की स्थिति के बावजूद यात्रा से 72 घंटे के भीतर एक कोविड-19 RT-PCR परीक्षण करना होगा। इसके बाद एक भारतीय के आगमन पर इसी तरह का परीक्षण करना होगा। हवाई अड्डा जिसके बाद भारत आने के 8वें दिन एक और RT-PCR परीक्षण किया जाना था। भारत आने वाले ब्रिटिश यात्रियों को भी भारत में आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर या गंतव्य पते पर अनिवार्य संगरोध यानी कि क्वारंटीन में रहना होगा। टीकाकरण प्रमाण पत्र और संगरोध अवधि के बारे में गहराते विवाद ने लंदन से भारत की अपेक्षित उच्च स्तरीय यात्राओं पर छाया डाली है। सूत्रों ने बताया है कि इस कदम से ब्रिटेन में रहने वाले अनिवासी भारतीयों NRI पर परमिट के साथ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति POI और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों को प्रभावित करने की संभावना है, क्योंकि वे नागरिक हो सकते हैं। ब्रिटेन के नए उपाय लागू किए गए हैं। हालांकि इस समय यूके से भारत में कोई पर्यटक यातायात नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली ने पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू नहीं किया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ड्रोन्स यूज्ड टू स्प्रेड सीड बॉल्स फॉर रिफॉरेस्टेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वृक्षारोपण के लिए सीड बॉल्स फैलाते थे ड्रोन। वनों को चुनौती के समाधान के रूप में एक शहर आधारित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एक हवाई सीडिंग अभियान के अभिनव विचार के साथ आया है। मारूट ड्रोन, जिसने पहले कृषि कार्यों में और टीकों की डिलीवरी के लिए ड्रोन को सफलतापूर्वक तैनात किया था, अब उनका उपयोग अपनी हरी भरी पहल के माध्यम से वन भूमि के बड़े क्षेत्रों को हरा भरा करने के लिए कर रहा है। फिल्म अभिनेता राणा डग्गुबाती ने शुक्रवार को तेलंगाना में अभियान की शुरुआत करते हुए पहले सीड कॉप्टर बीज गेंदों के साथ एक ड्रोन को हरी झंडी दिखाई। 1.5 लाख सीड बॉल का यह पहला पेलोड शहर के KBR नेशनल पार्क में पहुंचाया गया। हर साल आग और अन्य कारणों से वन क्षेत्रों में विशाल इलाकों में वनस्पति का नुकसान होता है। हमारा उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके दुर्गम वन क्षेत्रों में बीज गेंदों को फैलाकर पूरे देश में 33% हरित आवरण के लक्ष्य में तेजी लाना है। ऐसा प्रेम कुमार विस्लावत, जो कि संस्थापक और मुख्य नवप्रवर्तक हैं मारूट ड्रोन के, उन्होंने समझाया। सीड बॉल्स में जैविक खाद और उर्वरक के साथ मिट्टी की एक गेंद के भीतर कई तरह के बीज होते हैं। एक बंजर क्षेत्र में बिखरने के बाद बारिश होने पर गेंदों के घुलने की उम्मीद की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बीज अंकुरित होते हैं। मारूट ड्रोन ने सीड बॉल तैयार करने में स्थानीय लोगों, स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों की सेवाओं को लगाया है और वन विभाग की मदद से फैलाव के लिए स्थानों की पहचान की है। विकास निगरानी। हमें वन विभाग द्वारा 12 जिलों में 12,000 वन हेक्टेयर वन भूमि दी गई है, जहां हमारा लक्ष्य कुल 50 लाख बीज गेंदों को आग लगाना है। हम आने वाले 10 वर्षों के लिए उनके विकास की निगरानी करेंगे और उपग्रह निगरानी के माध्यम से सालाना हरियाली में बदलाव को रिकॉर्ड करेंगे। श्री विस्लावत ने ऐसा कहा। तेलंगाना में सफलता दर के आधार पर वह वन क्षेत्रों के वांछित स्तरों को प्राप्त करने के लिए पूरे
देश में प्रयोग को दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम देश में 2030 तक ड्रोन के जरिए 1 अरब पेड़ लगाना चाहते हैं। पूरा ऑपरेशन निःशुल्क आधार पर किया जा रहा है, जिसमें सरकार से कोई फंड नहीं है और ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, कोविशील्ड विल बी ट्रीटेड एज रिकग्नाइज्ड वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविशील्ड मान्यता प्राप्त वैक्सीन के रूप में माना जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। मीडिया को एक दिए गए बयान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को कहा कि कोविशील्ड को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता प्राप्त टीके के रूप में हिस्से में माना जाएगा। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं था कि भारत निर्मित वैक्सीन को मान्यता मिलने से भारतीय पर्यटकों और छात्रों को ऑस्ट्रेलिया जाने में मदद मिलेगी या नहीं। ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के एक प्रवक्ता के अनुसार टीका लगाए गए यात्रियों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आज TGA चिकित्सीय सामान प्रशासन ने कोरोना वैक, सिनोवैक और कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और SII टीकों द्वारा दी गई सुरक्षा पर डेटा का अपना प्रारंभिक मूल्यांकन प्रकाशित किया है और सलाह दी है कि इन टीकों को मान्यता प्राप्त टीके के रूप में माना जाना चाहिए। आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को उचित रूप से टीकाकरण के रूप निर्धारित करने के उद्देश्य से श्री मॉरिसन ने कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि नवीनतम घोषणा का उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई परिवारों को फिर से जोड़ना और ऑस्ट्रेलिया में पर्यटकों का स्वागत करना था। इस घोषणा से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को मदद मिलने की संभावना थी जिन्होंने कोविशील्ड खुराक ली थी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें इस समय यात्रा बाधाएं थी। बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विदेशों में पूरी तरह से टीकाकरण करने वाले ऑस्ट्रेलियाई बिना अनावश्यक बाधाओं के घर लौट सकें। इन 2 अतिरिक्त टीकों की मान्यता विदेशों में टीकाकरण करने वाले अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है, श्री मॉरिसन ने कहा। यह घोषणा एक दिन बाद हुई जब श्री मॉरिसन ने संकेत दिया कि ऑस्ट्रेलिया में कोविशील्ड की स्थिति TGA के समक्ष लंबित थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, बंगाल टॉप्स इन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ। चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि में बंगाल अव्वल। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका के अनुसार 2020-21 में शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के मामले में राज्य को नंबर 1 स्थान मिला है। पश्चिम बंगाल ने 2020 से 2021 में शुद्ध प्रति व्यक्ति आय वृद्धि पर RBI द्वारा नंबर 1 राज्य का स्थान दिया गया। पश्चिम बंगाल की वृद्धि +7.16%, जबकि पूरे भारत का 3.99। ऐसा श्री मित्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के ट्वीट को तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने उजागर किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओब्रायन भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि और अब आप जानते हैं कि दूसरे राज्यों के लोग क्यों नोट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, कोविड-19 पिल हेल्ड फॉर रिड्यूसिंग डेथ्स बाय 50%। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोविड-19 गोली मृत्यु को 50% कम करने के लिए तैयार है। महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक संभावित छलांग में दवा निर्माता मर्क ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 से बीमार लोगों के लिए इसकी प्रायोगिक गोली ने अस्पताल में भर्ती होने और मौतों को आधा कर दिया है। यह एक शस्त्रागार में एक नया हथियार जोड़ सकता है, जिसमें पहले से ही कोविड-19 वैक्सीन शामिल है। कंपनी ने कहा कि वह जल्द ही अमेरिका और दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों से गोली के उपयोग को अधिकृत करने के लिए कहेगी। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन का निर्णय उसके बाद हफ्तों के भीतर आ सकता है और अगर दवा को मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही वितरित किया जा सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह कोविड-19 के इलाज के लिए दिखाई जाने वाली पहली गोली होगी। अब अमेरिका में अधिकृत अन्य सभी उपचारों के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत घर पर ली जाने वाली गोली से अस्पतालों पर दबाव कम होगा। मर्क और उनके साथी रिजवैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने कहा
कि शुरुआती परिणामों से पता चला है कि जिन रोगियों ने दवा प्राप्त मोलनुपिरवीर कोविड-19 के लक्षणों के 5 दिनों के भीतर अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की दर लगभग आधी थी, जिन्हें डमी गोली मिली। अध्ययन ने हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले 775 वयस्कों को ट्रैक किया, जिन्हें मोटापे, मधुमेह या हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण गंभीर बीमारी के लिए उच्च जोखिम माना जाता था। मर्क ने इस दवा का अध्ययन केवल उन लोगों में किया जिन्हें टीका नहीं लगाया गया था, लेकिन FDA नियामक इसे व्यापक उपयोग के लिए अधिकृत करने पर विचार कर सकते हैं। इसके साथ न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सितंबर PMI सिग्नल्स अपस्टिक इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सितंबर PMI विनिर्माण विस्तार में तेजी का संकेत। सितंबर में विनिर्माण गतिविधि में थोड़ा सुधार हुआ है। IHS मार्केट के सर्वेक्षण आधारित क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी कि PMI ने संकेत दिया है, यहाँ तक कि कच्चे माल की कमी और उच्च ईंधन और परिवहन लागत ने कीमतों के दबाव को तेज कर दिया और इनपुट लागत मुद्रास्फीति को 5 महीने के उच्च स्तर पर धकेल दिया। यह सूचकांक पिछले 3 महीने अगस्त के 52.3 से बढ़कर 53.7 पर पहुंच गया, जो लगातार तीसरे महीने विस्तार का प्रतीक है, जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में तेजी आई है। महामारी के बावजूद आने वाले वर्ष में उत्पादन में वृद्धि की उम्मीदों पर व्यापार विश्वास में भी सुधार हुआ है। PMI का 50 से ऊपर बढ़ना विस्तार का प्रतीक है। हालांकि रोजगार में लगातार दूसरे महीने थोड़ा बदलाव दिखा है। PMI सर्वेक्षण, जिसने जुलाई में 15 महीने की नौकरी छूटने के बाद भर्ती में फिर से शुरू होने की सूचना दी थी, ने देखा कि निर्माताओं ने अगस्त में भर्ती रोक दी थी। IHS मार्केट के अर्थशास्त्र सहयोगी निदेशक पोलियाना डी लीमा ने विज्ञप्ति में कहा है कि कंपनियों ने सितंबर में अतिरिक्त इनपुट खरीदना जारी रखा, लेकिन महीने में नौकरियों में थोड़ा बदलाव आया है। कुछ उदाहरणों में सर्वेक्षण प्रतिभागियों ने संकेत दिया है कि शिफ्ट के काम के आसपास सरकारी दिशा निर्देशों ने भर्ती को रोका। विकास की रिपोर्ट करने वाली फर्मों ने अनुकूल बाजार स्थितियों और बिक्री की मात्रा में सुधार का हवाला दिया, जो कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील और मांग को मजबूत करने से सहायता प्राप्त हुई। निर्माताओं ने सितंबर में उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाया, क्योंकि वे मांग में सुधार और स्टॉक की पुनः पूर्ति के लिए तैयार थे, सुश्री डी लीमा ने देखा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एक्सपोर्ट्स राइज 21% एक्सीड प्री पैंडेमिक सितंबर लेवल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत में 21% की वृद्धि पूर्व महामारी सितंबर के स्तर से अधिक। भारत का व्यापारिक निर्यात सितंबर में सालाना आधार पर 21.3% बढ़कर $33.44 बिलियन हो गया और सितंबर 2019 के पूर्व कोविड स्तर की तुलना में 28.5% अधिक था। हालांकि पण्य आयात तेजी से बढ़कर $56.38 बिलियन हो गया, जो सितंबर 2020 की तुलना में 84.8% अधिक है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार पूर्व महामारी स्तर से लगभग 50% अधिक। वर्ष की पहली छमाही में कुल व्यापारिक निर्यात 197.11 बिलियन रहा, जो 2020 की तुलना में 57% अधिक और 2019 की तुलना में 23.8% अधिक है। इसका मतलब यह है कि सरकार के $400 को पूरा करने के लिए निर्यात को शेष वर्ष में और गति प्राप्त करनी होगी। 2021-22 के लिए अरबों का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर में व्यापार घाटा लगभग $23 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे चालू वित्त वर्ष में कुल व्यापार घाटा बढ़कर $78.81 बिलियन हो गया, जो एक साल पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है, लेकिन अभी भी 2019 के स्तर से 11.4% कम है। आयात में वृद्धि के साथ व्यापारिक व्यापार घाटा सितंबर में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि चालू खाता तिमाही में दोहरे अंकों का घाटा प्रदर्शित करेगा। ICRA के मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने ऐसा कहा। के साथ अगली न्यूज का टाइटल है NMDC लॉक्स 29% लाइज इन सितंबर
नवंबर सेल्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एनएमडीसी ने सितंबर की 29% की वृद्धि दर्ज की। सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी ने 2.69 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया और सितंबर में 2.73 मीट्रिक टन की बिक्री दर्ज की, जो एक साल पहले के प्रदर्शन से क्रमशः 47% और 29% की वृद्धि थी। सितंबर तक उत्पादन और बिक्री क्रमशः 17.71 मीट्रिक टन और 18.50 मीट्रिक टन रही। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 45% और 43% की वृद्धि में अनुवादित हुआ। सीएमडी सुमित देव ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा Q2 और अर्धवार्षिक प्रदर्शन था, जिसमें कहा गया था कि खदान की क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत करने से परिचालन दक्षता में काफी सुधार हुआ है। प्रदर्शन के साथ टीम ने साबित कर दिया है कि एनएमडीसी चुनौतियों को दूर करने और चक्रीय अस्थिरता को अवशोषित करने के लिए एक मजबूत स्थिर पायदान पर है। गुरुवार को एजीएम को संबोधित करते हुए श्री देव ने कहा कि एनएमडीसी को चालू वित्त वर्ष में 47 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में उत्पादन 34.15 मीट्रिक टन था। के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है इथेनॉल प्रोडक्शन एब्जॉर्ब्ड 2 मिलियन टन ऑफ शुगर। चलिए इसे पढ़ते हैं। इथेनॉल उत्पादन ने 2 मीट्रिक टन चीनी अवशोषित। पिछले चीनी मौसम अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 2 मिलियन टन यानी कि एमटी चीनी को डाइवर्ट किया गया था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को चीनी उत्पादन पर एक वेबिनार में ऐसा कहा। शुक्रवार से शुरू हुए मौजूदा सीजन के दौरान देश में इथेनॉल उत्पादन के लिए करीब 3.5 मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया, इथेनॉल यात्रा अभी शुरू हुई है और हम भविष्य में नए तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए तत्पर हैं और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को इस तरह से संरेखित करते हैं कि हम इन मूल्य श्रृंखलाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं और सभी हितधारकों को समृद्ध करते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर समृद्ध होने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की मदद करते हैं। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि मौजूदा चीनी सीजन के लिए शुरुआती स्टॉक 8.5 टन है और उत्पादन 31 मीट्रिक टन होने का अनुमान है और निर्यात करीब 6 मिलियन टन होगा। इसी के साथ ये न्यूज पर समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है GOM टू डिसाइड सून ऑन विनिंग बाइडर फॉर AI। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। GOM जल्द ही AI के लिए बोली लगाने वालों को जीतने पर फैसला करेगा। एक सरकारी अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया के लिए विजेता बोली लगाने वाले पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह यानी कि GOM जल्द ही बैठक करेगा। टाटा सन्स और स्पाइस जेट के अजय सिंह द्वारा पिछले महीने जमा की गई वित्तीय बोलियों के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया स्पेसिफिक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म AISAM जल्द ही बैठक करेगा। AISAM अमित शाह की अध्यक्षता वाले GOM को दिया गया नाम है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। वरिष्ठता नौकरशाहों ने संभावित GOM द्वारा अंतिम सूची से पहले जमीनी कार्य करने के लिए मुलाकात की और हो सकता है कि हिस्सेदारी बिक्री की विजेता की पहचान कर ली हो। इससे पहले दिन में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि केंद्र ने टाटा को विजेता बोलीदाता के रूप में मंजूरी दी थी। तो इसी के साथ ये न्यूज यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है भारती टू मूव कोर्ट ओवर DOT पेनाल्टी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। DOT पेनाल्टी को लेकर कोर्ट जाएगी भारती एयरटेल ने शुक्रवार की वह दूरसंचार विभाग DOT द्वारा फर्म और वोडाफोन आइडिया पर 5 साल पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिश के आधार पर क्रमशः 1050 करोड़ और 2000 करोड़ का जुर्माना लगाने के बाद कानूनी विकल्पों का पीछा करेगी। एक सूत्र ने गुरुवार को कंपनियों को दिए गए डिमांड नोटिस की सामग्री को साझा करते हुए कहा कि दूरसंचार विभाग ने जुर्माना अदा करने के लिए दूरसंचार ऑपरेटरों को 3 सप्ताह का समय दिया है। 2016 में ट्राई ने कंपनियों को जियो को इंटरकनेक्टिविटी से कथित तौर पर इनकार करने के लिए
दंडित करने की सिफारिश की थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली टाइटल है LIC एलिवेट्स पटनायक एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। LIC ने पटनायक को प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 1 अक्टूबर 2021 से BC पटनायक को MD के पद पर पदोन्नत करने की घोषणा की है। श्री पटनायक 1986 में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में LIC में शामिल हुए थे। MD के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे बीमा लोकपाल परिषद CIO मुंबई के महासचिव थे। तो इसी के साथ आज की सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स अलावा कमेंट से किया गया है। आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।